गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे नई यूनिट 4 चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इसके पहले हमने एंड किया था चैप्टर 4 यूनिट 3 में क्या किया था, चैप्टर 4 एंड किया था और 5 हमने छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि इसको भी जो नया आपका रिवाइज रिजल्ट जो नया रिवाइज में आपका सिलेबस आया है उसके अंदर 30% जो कोर्स का होगा उसमें हम चैप्टर 5 आपका हटेगा। ठीक है, इसलिए हम आप आते हैं चैप्टर 6 पे और नई यूनिट स्टार्ट हुई यूनिट 4 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये भी विद्युत और चुंबक दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक पढ़ाएंगे विद्युत चुंबकीय फ्लक्स। जैसे हमने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय जैसे हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था 5 के बारे में। विद्युत फ्लक्स पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ी थी, गॉस का प्रमेय पढ़ा था। तो वैसे ही अब क्या आ गया है, विद्युत और चुंबकीय दोनों के मिक्सचर से बनने वाला क्या है, ये फ्लक्स है। ठीक है, तो उसके लिए मान लो जैसे ये समांतर लाइन और इसके क्या आपने क्या लिख दिया बी, मतलब ये क्या हुआ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अगर इसका आगे लिखा है ई तो क्या होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र, और बी लिखा है तो एक समान क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। यदि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई बद्ध तल रखा है, ठीक है, तल मतलब क्या, आप इसको समझ सकते हो, कोई लोहे की प्लेट रख दी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तल हुआ और ये क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत यानी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से बद्ध या तल से गुजरने वाली कुल बल रेखा है। अगर चुंबकीय क्षेत्र में तो क्या होगा, चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होगी और चुंबकीय बल रेखाओं का जो जाल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। कैसे दर्शाते हैं इसको, फाई। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से बद्ध या गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को कैसे दर्शाते हैं हम, फाई से। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है मैक्सवेल और एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, वेबर। ये दो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है कि चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो वेबर है, और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, सॉरी सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है और एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स, अब माना कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है, उसमें एक तल रखा है और तल का एरिया क्या मान लिया हमने, तल का क्षेत्रफल ए है। तो इस तल से जो बद्ध यानी बंधा हुआ जो चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई, उसके लिए फॉर्मूला होता है फाई बराबर होता है बी डॉट ए। और अगर इन दोनों के बीच कुछ एंगल है, यानी कि ये फिलहाल कैसा रखा है, लंबवत रखा है, और चुंबकीय क्षेत्र आपका इधर है और तल ऊपर की तरफ है, यानी तल का जो क्षेत्र है वो ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच कितना बन रहा है, 90 का एंगल, यानी कि कुछ कोण हो, तो उस कोण को हम क्या मान लेते हैं, थीटा। उस स्थिति में यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र से कोई तल किसी कोण पर रखा हो तो उस तब लगने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है फाई बी ए cos थीटा। जहां थीटा क्या है, तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। या आप इसको लिख सकते हैं फाई बराबर बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर। ये क्या हो गया, इसका सदिश रूप होता है। अब इसके लिए दो कंडीशन होती है, या तो क्या हो, ये जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए, यानी थीटा बराबर क्या हो जाए 0 डिग्री, तब दोनों के बीच में कोई कोण नहीं होगा, तो cos की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 0, यानी फाई बराबर क्या हो जाएगा b डॉट a। cos 0 का मान होता है 1, तो उस स्थिति में जो लगने वाला दोनों के बीच में फ्लक्स है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। और अगर हम थीटा बराबर क्या रख देते हैं, 90 डिग्री रख देते हैं, तो cos 90 का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। cos 0 का मान, cos 90 का मान, सॉरी cos जब 0 होगा तो 0 किस कंडीशन में होगा, जब वो लंबवत रखा होता है। ठीक है, cos 90 का मान पर होता है आपका, और cos 0 का मान 0, यानी इस कंडीशन में लगने वाला जो बल है वो क्या हो जाएगा आपका 0 फ्लक्स। और जब थीटा बराबर हम क्या रखते हैं 90, cos 90 का मान आपका क्या हो जाता है 0, cos 90 का मान क्या होता है हमारा 0, cos 0 का मान होता है 1, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा फाई अधिकतम। और जब cos 90 होता है तो cos का मान 0, उस कंडीशन में क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी 0। ठीक है, तो लंबवत की स्थिति में क्या होता है, लगने वाला बल अधिकतम और समांतर की स्थिति में 0। नेक्स्ट पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि चैप्टर में दे रखा है ना। पाठ का नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। पूरा चैप्टर इसके ऊपर चलेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसके बाद जो अगला चैप्टर है 7 वो भी इसी पे चलेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
अब देखो सबसे पहले इसको समझ लो कि प्रेरण क्या होता है। प्रेरण का मतलब होता है प्रेरित होना, किसी दूसरे पे आरोपित हो जाना, ठीक है। मतलब एक देखो एक चुंबक होता है, चुंबक को जब हम किसी लोहे की वस्तु पे रगड़ते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो चुंबक क्या होता है उस कील में या उस वस्तु में, लोहे की वस्तु में आ जाता है। कुछ समय के लिए वो लोहे का टुकड़ा क्या बन जाता है, चुंबक। यानी चुंबक का उसके अंदर क्या होना, धारण करना, यानी लोहे की वस्तु को, चुंबक को धारण करना, क्या होना, उसके अंदर प्रेरित हो जाना, ठीक है। तो डेफिनेशन ही हमारी पहली क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। छोटी मोटी दो लाइन की चीजें भी पढ़ाई जाती तो पढ़ना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में नहीं आएगी, 4 नंबर लाइन में पढ़ना जरूरी है उसको। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो जब किसी चुंबक और कुंडली के मध्य क्या होता है, आपेक्षिक गति होती है, ठीक है। कुंडली क्या होती है, चुंबक क्या होता है, तो ये क्या हो गया हमारे चुंबक है, इसका ये सिरा N और एक है ना। चुंबक के बारे में बताया था हमने, चुंबक ये होता है, चुंबक, हर चुंबक में क्या होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। तो जो चुंबक होता है, चुंबक के पास अगर हम एक तार, उस तार को पूरा क्या करते हैं, एक तार का एक टुकड़ा लिया, इसको गोल मोड़ के पूरा दूसरे सिरे से मिला दें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कुंडली। क्या बोलेंगे इसको, ये हमारी हो गई कुंडली और ये हो गया हमारा चुंबक। या तो हम इसको स्थिर रख के इस कुंडली को आगे पीछे चलाएं, या इसको स्थिर रख के चुंबक को आगे पीछे क्यों सरकाएं, तो इसको क्या बोला जाता है, दोनों के मध्य आपेक्षिक गति। तो जब एक कुंडली और एक चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती है, तो इससे क्या होता है, जो कुंडली होती है इसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी कि क्या होता है, इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और अगर कुंडली यानी तार पूरा बंद है, कुंडली बंद हो, तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रेरित धारा। और इस घटना को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। परिभाषा होती है इसकी, जब किसी कुंडली और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती है, तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, या एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली बंद हो तो उसमें एक धारा उत्पन्न होती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और इस पूरी घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित एक नियम होता है, जिसको हम बोलते हैं लेंज का नियम। क्या कहते हैं इसे, लेंज का नियम। लेंज के नियम पे एक ऑब्जेक्टिव आता है कि ये किस नियम पे आधारित है, तो आपको लिखना है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर लेंज का नियम आधारित है। ठीक है, लेंज का नियम। तो लेंज के नियम के अनुसार यदि एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है, तो आपेक्षिक गति से मतलब है कि यदि हम एक कुंडली और एक चुंबक, तो कुंडली के पास जब किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लेके आया जाता है, तो कुंडली का जो वह तल होता है उसके अंदर क्या होगा, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था प्रेरित विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है, जब एक कुंडली और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती है, तो कुंडली अगर बंद होती है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। वही कंडीशन यहाँ पे, जब किसी चुंबक को कुंडली के पास लेके आते हैं तो कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। वो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो इसके चुंबक के पास आने का क्या करता है, विरोध करता है। लेंज का एक नियम होता है, लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह उत्पन्न हुई हो। यानी कुंडली बंद है तो इसके अंदर एक धारा उत्पन्न होती है और वो धारा अपने आप के यानी कि अपने उत्पन्न होने का विरोध करती है। तो उत्पन्न किस कारण हो रही है, वो इस चुंबक के पास आने के कारण। ठीक है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा
किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह उत्पन्न हुई हो। ठीक है, तो जब किसी लेंज के नियम के अनुसार जब किसी कुंडली यानी किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को किसी कुंडली के तल के पास लेके आते हैं तो कुंडली का वह तल उत्तरी ध्रुव बन जाता है और इन दोनों के बीच में एक प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। अब इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको चुंबक को कुंडली के पास लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है और वो कार्य कुंडली में यानी कि कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और कुंडली में एक दिशा में धारा चलने लगती है। अब यदि हम चुंबक को स्थिर कर दें तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। पुनः जब हम चुंबक को कुंडली के तल से दूर लेके आते हैं तो कुंडली का जो तल है वह दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, यानी कि कौन सा बन जाता है? दक्षिणावर्त ध्रुव बन जाता है। अब दोनों कुंडली और चुंबक के मध्य में आकर्षण बल कार्य करने लगता है और कुंडली से चुंबक को दूर ले जाने में हमें पुनः आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और यह कार्य कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और उसमें पुनः प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यही क्या है? लेंज का नियम होता है, यानी विद्युत धारा की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की अवस्था में प्रत्येक अवस्था में वह प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह उत्पन्न होती है। यानी हम चुंबक को जब कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली जो होती है, कुंडली का जो तल होता है एक किस तरफ होता है? जैसे आप सिक्का देख सकते हो, सिक्के में दो पहलू होते हैं, आगे और पीछे। वैसे ही अगर तार को लपेटेंगे तो उसका भी क्या होता है? एक तल आगे होता है और एक तल पीछे। तो कुंडली का जो एक तल होता है वो उत्तरी ध्रुव बनता है तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, उस कारण क्या होगा? इसमें प्रेरित धारा आती है और जब हम दूर ले जाते हैं तो वह तल एस ध्रुव बन जाता है तो दोनों के बीच में क्या होता है? आकर्षण बल कार्य करने लगता है। पुनः क्या होती है? उसके अंदर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? लेंज का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। पहला नियम, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसका मान या इसका अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। फिर से सुनो, जब किसी कुंडली और चुंबक, यही बात करी थी हमने शुरुआत में, जब किसी कुंडली और चुंबक के मध्य एक आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक चुंबक से फ्लक्स बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ये इसका फर्स्ट नियम है। दूसरा नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है, माना किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ∅1 हो तथा t समय पश्चात बद्ध फ्लक्स ∅2 हो तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर ठीक है। नियम है हमारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती। तो मान लिया किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को ∅ से दर्शाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स ∅1 है और t समय पश्चात उसका मान बदल के क्या हो जाता है? ∅2। तो परिवर्तन की दर को समय से नापेंगे और अंतिम में से किसको हटाएंगे? प्रारंभिक। तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा? ∅2 माइनस ∅1 अपॉन में t। अब फैराडे के द्वितीय नियम से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर
प्रेरित विद्युत वाहक बल की क्या होती है समानुपाती, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E समानुपाती फ्लक्स में परिवर्तन की दर phi2 phi1 अपॉन में t, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक निकलता माइनस के phi2 phi1 अपॉन में t, जहां के एक नियतांक है जिसका मान एसआई पद्धति में क्या होता है k बराबर 1 होता है, तो E बराबर क्या हो जाएगा माइनस का phi2 phi1 अपॉन में t। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यदि डेल टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर डेल फाई हो तो E बराबर होता है माइनस डेल फाई अपॉन में डेल टी, और माइनस चिन्ह यहाँ पे क्या बताता है, ये बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, क्योंकि वो उत्पन्न क्यों हो रहा है। ठीक है,